जय हिंद साथी, आज आप लोगों को हम कक्षा 10 का द्विघात समीकरण बताएंगे। द्विघात समीकरण जो आपके एनसीईआरटी बुक से होगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम जो कक्षा 10 में बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों के लिए फ्री क्लास का आयोजन किए हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला वीडियो से द्विघात समीकरण से। ठीक है, द्विघात समीकरण से हम शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में पहले जानकारी रखेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, क्या होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए, ax² + bx + c बराबर 0। जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण होता है। जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 घात होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और a ≠ 0 होता है, a जो है 0 के बराबर नहीं होता है। द्विघात समीकरण का एक कंडीशन है कि a जो होगा कभी 0 नहीं हो सकता है, a कोई वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए आपसे, बताइए कि 5x² + 4x और +6, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम इस समीकरण में देखेंगे कि इस समीकरण का सबसे बड़ी घात क्या है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही जो होती है कि समीकरण की घात कहलाती है, और यदि सबसे बड़ी घात 2 की हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रश्नावली 4A। ठीक है, प्रश्नावली 4A। हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए। आप लोगों को एकदम जान लीजिए कि एकदम अच्छी जगह पे आप लोग पहुंचे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन का हल आप लोगों को सिखाएंगे। तो देखिए प्रश्नावली 4A। ठीक है, प्रश्नावली 4A में पहला क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कह रहा है कि आप अपनी किताब देखिए, आप लोग जब भी बैठिए पढ़ने के लिए तो अपनी किताब आप अपने पास लेकर ही पढ़ने बैठिए। किताब कॉपी लेके तब पढ़ने बैठिए, तभी आप पढ़ पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, केवल वीडियो देखने से नहीं कुछ होगा। आप लोग अपने वीडियो के सामने अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन नोट भी कर लें। ठीक है, और जगह जगह पे स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बताना है कि इसमें से कौन से द्विघात समीकरण है, कौन से नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, x - 3 यह क्वेश्चन है, और इसको देख के बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या यह द्विघात समीकरण है। बस क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए a + b के होल स्क्वायर से। इसको तोड़ने के बाद दोनों साइडों के आपस में तुलना कर लीजिए। दोनों पक्षों का जो है उन सबको एक पक्ष में करिए, उसके बाद तुलना कर लीजिए। देखिए द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं। इसको तोड़िए, तो देखिए x का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, फिर 2x1। ठीक है, हो जाएगा 2x। और इसको जब कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो हो जाएगा आपका 2x - 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी पदों को एक साइड में कर देंगे। जितने भी पद हैं सब पदों को एक साइड में कर देंगे। हो जाएगा x² + 2x - 2x, यह +1 और यह +6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0।
अब देखिए इसको और हल करने लायक है तो और हल कर दीजिए। हाल और हल करने लायक देखिए यह +2x है -2x, तो इससे खत्म हो जाएगा और यह हो जाएगा x² और 6 1 7, x² प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। यह देखिए हमारा बहुपद हो गया और इसमें घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह क्या हो गया, 2 घात समीकरण हो गया। ठीक है, हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण बन रहा है। अगर बन रहा है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, नहीं बन रहा है तो लिख देंगे नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन किताब में दिया है x² - 2x, x² - 2x बराबर है -2 और 3 - x। अब इसको आपको देख के बताना है कि लगा के बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आसान सा हल कीजिए और एक पक्षों में कर दीजिए सबको, उसके बाद देखिए कि द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए x² - 2x बराबर -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 के 6 -6 और माइनस को मल्टीप्लाई प्लस होता है और 2x का गुणा हो जाएगा 2x में, सॉरी 2 का गुणा x हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब सबको फिर एक तरफ कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए x² पहले से है तो x² रहेगा और -2x है तो ये 2x भी रहेगा। अब देखिए इस 2x को हम इधर भेजेंगे तो जब किसी बहुपद को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं, पक्षांतर कराते हैं, तो वहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x है तो उसका चिन्ह बदल के कितना हो जाएगा, -2x। ठीक है, और ये -6 है तो इधर जाएगा +6 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और हल होने लायक अगर है तो हल करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो बस यहीं से हम बता देंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए x² - 2x जब चिन्ह समान होते हैं तो पद जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 4x और +6 बराबर 0। अब यहाँ हम देखेंगे कि भाई इसका घात क्या है, तो इसका घात क्या है, 2 है। जब 2 घात है तो यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस कुछ ज्यादा करना नहीं है आप लोगों को, केवल बताना है कि कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है, कौन से द्विघात समीकरण है कौन से नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सब पदों को एक पक्ष में रखेंगे। ठीक है, सब पदों में एक पक्ष में रखेंगे और फिर हम तुलना करेंगे, देखते हैं उसमें सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 घात आ रही है कि 3 घात आ रही है कि कोई घात नहीं आ रही है। 2 घात अगर आती है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। आप लोग क्लास में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है तो दूसरे में जरूर आ जाएगा, और दूसरे में नहीं आता है तीसरे में 100% आ जाएगा, लेकिन जब कॉपी पेन लेके बैठेंगे तब। ठीक है, तो आप लोग जो है कि कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x - 2 x + 1, x माइनस, तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का, x - 2 और x + 1, x + 1 बराबर है x - 1 x + 3, x - 1 x + 3। अब भाई इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले बताया गया कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों पक्षों को, जितने पद होते हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे। अगर सबसे बड़ी घात 2 मिल रही है तो द्विघात समीकरण है, नहीं मिल रही है तो द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत आसान सा है। ठीक है, देखिए x गुणा x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x²। ठीक है, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +x,
और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2। ठीक है, इधर का मल्टीप्लाई हो गया। अब वही उसी प्रकार से हम इधर का भी मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर के दूसरे तरफ का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x का s में मल्टीप्लाई x², x का 3 में 3x, 1 का x में -x, 1 का 3 में -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको एक साइड में कर दीजिए, सबको एक साइड में कर दीजिए। देखिए x² और यह जाएगा x² माइनस के साथ, फिर -2x प्लस x, तो इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा -x। अब इसको देखिए 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा -2x, और यह -2 और 3 जाएगा इधर +3 बराबर 0। ठीक है, यह इकट्ठा हो गई। अब इसको और हल कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए x² माइनस प्लस है, खत्म। x -2x -2, ठीक, यहाँ पे x और -x दोनों माइनस क्या, दोनों से आदि पद है तो क्या हो जाएंगे -3x, और यह हो जाएगा देखिए 3 प्लस यह -2। ठीक है, तो हो जाएगा +2 बराबर 0। ठीक है, यह हल होने के बाद हो गया। अब हम इसको देखेंगे क्या द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको देखेंगे क्या द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ पावर नहीं, मतलब 1 पावर है। ठीक है, 1 पावर है तो यह रैखिक समीकरण है, लेकिन पूछा है क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए यह द्विघात समीकरण नहीं बन रही है, तो लिखेंगे नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही आसान है, बस केवल आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जितना लगाते हैं ना, इतना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा और लगा लीजिए, बस, कुछ है नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका x - 3, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, x - 3 और 2x + 1, 2x + 1 बराबर में है x + 5, x + 5। ठीक है, यह क्वेश्चन है हमारा चौथा। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चनों को किए हैं सेम उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। पहले इसको हम जो है हल कर लेंगे, तो देखेंगे द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे तो हम बता नहीं सकते द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए x का गुणा 2x में कराएंगे 2x², फिर x का गुणा 1 में कराएंगे x, फिर 2 का गुणा या 3 का गुणा हम 2x में कराएंगे तो 2 3 है 6x, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 है 3। अब इसी तरह से हम दाहिने पक्ष को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और प्लस 5x, x² प्लस 5x। अब इसको हल कर लीजिए और आगे 2x², ये 6x है, 6x में से 1x जाएगा तो -5x और -3 बराबर x² प्लस 5x। सबको एक साइड में रख दीजिए, तो 2x² माइनस 5x माइनस यह हो जाएगा 5x और माइनस x² यह भी जाएगा और यह -3 बराबर 0। अब देखिए 2x² माइनस x², 2x² में से 1x² चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1x² बचेगा, और -5x कितना हो जाएगा -10x, और यह बच जाएगा -3 बराबर 0। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है। जब सबसे बड़ी घात 2 होती है तो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, आया ना। अब देखिए हमने 4 क्वेश्चन बता दिए और बहुत ही आसान है। ठीक है, और हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब 4 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 तक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब इन क्वेश्चनों को आप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझते समझते 4 क्वेश्चन समझते समझते आप लोगों को आ गया है। ठीक है, अब आप लोग जो है प्रश्न संख्या 5 से लेके 9 तक आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, 10वें से हम बताते हैं। 10वां देखिए, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात
समीकरणों में व्यक्त कीजिए। अब स्थितियां दी गई हैं और इन स्थितियों को कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण के रूप में आप व्यक्त कीजिए। केवल द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ के बता रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उससे कंफर्म हो जाइएगा। देखिए कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, उस पूर्णांक को ज्ञात करना है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि 2 क्रमागत पूर्णांक हो, 2 क्रमागत धन पूर्णांक हो और उनका गुणा आपस में कराया जाता है तो गुणा करने पे 306 होता है, तो बताइए कि वह क्या हो सकती है। तो मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत पूर्णांकों का तो मान लीजिए, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x + 1, y नहीं, x + 1। जैसे मान लीजिए पहली संख्या अगर हमारा 10 है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी क्रम से जाने वाली संख्या क्या होगी, 11 होगी, ठीक है। उसी प्रकार से पहली अगर x है तो अगली क्या होगी, एक और बढ़ेगी, अगली क्या होगी, एक और बढ़ेगी, ठीक है। तो x + 1, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को भी ध्यान देना है। प्रश्न कह रहा है x का गुणा हम अगली क्रमागत संख्या x + 1 में कर देते हैं तो 306 हो जाता है। जब हम पहली क्रमागत संख्या का गुणा दूसरी क्रमागत संख्या में कर देते हैं तो गुणनफल कितना हो जाता है, 306। तो हमें केवल ज्ञात करने का फार्मूला बताइए, ज्ञात नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला बनाओ। अब यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं, x का गुणा x में x², x का गुणा 1 में 1x या x बराबर 306। अब इसको हम इधर भेज देंगे, x² + x - 306, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कोई कठिनाई नहीं, बस समझने का देर है, समझ लीजिए, कुछ नहीं, दुआ कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन जो है थोड़ी चमक रही होगी, लेकिन हमारी आवाज़ जा रही है। आवाज़ से आप लोग केयर कीजिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ की स्क्रीन जो है आप लोगों को चमकती हुई दिखाई दे रही होगी, तो उससे घबराइएगा मत, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान साल से तय करती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से जब सुनेंगे तभी आप लोग लगा पाएंगे, ठीक है। कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी जा रही है, वो भी समान चाल से, उसकी कुछ भी चाल है उस चाल से वो जा रही है। तो मान लीजिए हमारी क्या चाल है, या हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान साल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए फार्मूला बनाइए कि रेलगाड़ी की चाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए कितनी है, x। रेलगाड़ी की चाल x है। अब जब x है रेलगाड़ी की चाल और जा रही है 480 किलोमीटर, तो बताइए कितना समय लगेगा।
ठीक है, कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना समय लगेगा। आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है यक्स, यह हो गया। फिर आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, चाल को कम कर दिया गया। पहले रेलगाड़ी की 160 स्पीड में जा रही थी, अब कम कर दी गई 8, तो कितनी स्पीड में जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, ठीक है, प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई, ठीक है। अब कम हो गई तब अब कितना समय लगेगा, ठीक है, जब कम हो गई रेलगाड़ी की चाल तब अब कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे। फिर देखिए एक चीज़ और है कि वह दूरी 480 किलोमीटर ही जा रही है, तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और एक चीज़ कह रहा है कि जब x के स्पीड में जाती है तो कुछ नियत समय लगता है, लेकिन जब चाल कम कर दी जाती है तो वह 3 घंटे देर में पहुंचती है, ठीक है, 3 घंटे का समय और लग जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर कितने घंटे का लेट होती है 3 घंटे का। अब देखिए इसको सीधे सीधे हल कीजिए या 480 को कॉमन कर लीजिए, 480 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3, ठीक है। 3 का 3 16 3 48 160, ठीक है, 160। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे x और x माइनस 8, यह एलसीएम हो गया, या x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे x बचेगा, x का मल्टीप्लाई होगा 1 में x माइनस x से जो है कि हम डिवाइड करेंगे तो x खत्म होगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8, यह प्लस 8 हो गया, ठीक है, बराबर इधर कट के कितना हो गया 1 हो गया। देखिए ये प्लस x है माइनस x खत्म, और जो है 16 का 160 का 8 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 16 8 है 112, ठीक है, 112 यानी हो गया 1120। और इसको भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, 1120 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, सबको एक तरफ कर दीजिए, या करके हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1120 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो 10वां तक आप लोगों का हो गया। अब बचते हैं आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है।
11वां क्वेश्चन तक हो गया। बस एक क्वेश्चन बचा हुआ, बस वीडियो पे बने रहिए जब तक ऐसे बने हुए हैं, थोड़ा देर और वीडियो पे बने रहिए, बस हो जाएगा आप लोगों का खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। इस क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि कोई भी भूमि क्षेत्र हो और आयताकार हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। एक लंबाई होती है, दूसरा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर यक्स, चौड़ाई बराबर यक्स। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई का 2 गुना प्लस 1, यही आपकी लंबाई है। फिर कह रहा है क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल 528 है। तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 और लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई है यक्स। गुणा करा दीजिए, 528 बराबर 2x स्क्वायर और प्लस यक्स, सबको एक तरफ कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0। यह हो गया आपका द्विघात समीकरण। यह हो गया आपका द्विघात समीकरण। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए। यह प्रश्नावली पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन और उसकी माँ 2 लोग हैं, दोनों के एज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? कह रहा है रोहन की जो माँ है वह 26 वर्ष रोहन से बड़ी है। कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो बताइए उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, माना रोहन की आयु और उम्र एक ही कहते हैं। रोहन की आयु यक्स वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु तो हो जाएगा, माँ का कितनी वर्ष? 26 वर्ष बड़ी है, यक्स प्लस 26। इसी में और कहा कि अब से 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल, उनके उम्रों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो देखिए आज से, देखिए रोहन आज 1 साल का है, तो 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर आज 15 वर्ष के हैं तो 3 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? 18 वर्ष के। कैसे? 3 को ऐड कर दिया गया। तो आज रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितने वर्ष का होगा? x प्लस 3। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद उसकी माँ का उम्र, तो x प्लस 26 3 29 बराबर कितना? 360। बस हल कर दीजिए, द्विघात समीकरण बन गया। x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 29 में गुणा 29x, और x का गुणा 3 में 3x, और 3 का गुणा 29 में, तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360।
सबको एक तरफ कर दीजिए। 29 3 32 एक्स स्क्वायर धन 32x और यह देखिए 87 माइनस 360 बराबर 0। 87 में 360 घटा दीजिए, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यह माइनस 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ बच गया 2 बराबर 0। ठीक है, यह हो गई उनके उम्रों को ज्ञात करने का समीकरण। ठीक है, हम आशा रखते हैं आपका हमारा यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।